ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद, घटना पूरी तरह से काल्पनिक है। यह कहानी किसी भी प्रकार से किसी की भावना, विश्वासों और परंपराओं के अपमान नहीं करती है। कहानी में बताई गई सभी चीज़ों का मात्र लेखक की अपनी एक कल्पना है। चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। एपिसोड 1 से 10। एक बंद कमरे में 21 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई सी सोच रही थी कि उसके पति का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा है, वह अभी भी उसी के साथ होगा। ये सब वो अपने बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी और अपने सीलिंग वॉल को निहारती जा रही थी। वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में नमी थी। डॉट वो जानती थी कि उसका पति यानी कि अंश सिंघानिया किसी और से प्यार करता था। कल उसने टीवी पर न्यूज़ देखी थी। खबरों में रिपोर्ट मिसी अनु से कुछ सवाल पूछ रहे थे। वो सवाल अंश सिंघानिया उनके रिश्ते को लेकर थे। कुछ सवाल तो पूछा ही जा रहे थे। वो कहीं भी ज्यादा था तो अपनी बचपन की दोस्त यानी कि अनु को लेकर जाता था, पर उसने कभी उसे ले जाना जरूरी नहीं समझा। वो कोई भी इवेंट या सेरेमनी या फिर कोई पार्टी हो, वो सिर्फ उसी के साथ अटेंड करता था। उसने उसे ले जाना कभी जरूरी नहीं समझा। वो एक कड़वी मुस्कान हंसी, उसकी आंखों में नमी थी। और फिर तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज हुई। किसी के आने की दस्तक सुनाई देती है। डॉट एक कश्मकश में पड़ गई कि कौन होगा इस समय, क्योंकि करीब रात के 11 बजे बज रही थे। उसने अपने ऊपर से कंबल उठाया और दरवाजे के पास जाने लगी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। डॉट क्योंकि दरवाजे पर खड़ा आदमी उसका पति था, बल्कि इसलिए हैरान थी क्योंकि उनकी 3 साल की शादी में केवल 5 से 6 बार ही घर आया था। वो बहुत ही खराब हालत में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वो नशे में धुत था और उसके ऊपर गिर पंगा। पर वह इतना धीरे बोल रहा था कि अनाया को कुछ समझ नहीं आया था। बहुत खराब हालत में था। वो किसी तरह अंश को लेकर अपने कंधे का सहारा देते हुए बेड पर लेटा देती है। एक पल को तो वह उसमें खो ही जाती है। डॉट क्योंकि वो बहुत उससे प्यार ही इतना करती थी। पर अब सब कुछ बदल गया। अब वो उससे प्यार नहीं करती थी। एक हादसे के बाद उसकी भावनाएं ही बदल गई। अब वह जल्दी ही उसे डिवोर्स देने वाली थी। ये सब सोचकर वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और उससे अपनी नजरें हटा लेती है और उसे आवाज देते हुए कहती है, अंश उठिए। लेकिन अंश टस से मज नहीं होता। ना चाहते हुए भी उसे उसके जूते और उसका ब्लेजर उतार देती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। जैसे ही वह मुड़कर सोफे की तरफ जा रही होती है कि जैसे ही वह मुड़कर तो सोफे की तरफ जाने लगती है, वह उसकी कलाई पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है। अनाया अभी समझने की कोशिश कर रही होती है कि क्या हुआ। वो एक मजबूत शरीर के नीचे दबी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब वो अंश को देखकर पहले जैसा कुछ भी महसूस नहीं किया करती थी। अनाया कोशिश करते हुए अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वह नाकामयाब नहीं, क्योंकि वो उसकी समझ से भी तेज था। वो उसके होठों के करीब जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। आन्या उसे धक्का देते लगती है और उठने की कोशिश करने लगती है, पर वह उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज होता है। फिर दूसरे ही पल को वो उसके शरीर के नीचे होती है। वह नर्वसनेस में उसका नाम लेती है, अंश। उसी पल वो उसे किस कर लेता है। वह जानती है कि अब स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं। उसे जो चाहिए वह हासिल कर लेता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेड की दोनों तरफ की सीटों को कसकर पकड़ लेती है और खुद को उस चीज के लिए तैयार करती है। अंश लगातार उसके होठों पर किस कर रहा था और उसकी गर्दन पर कुछ लव बाइट्स के निशान पड़ गए थे। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। उस शांत से कमरे में दर्द से आहें भरने की आवाज और रह रह कर कराहने की आवाजें उठ रही थी। करीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन कराहने की आवाजें अभी थमी नहीं थी। अनाया के लिए ये दर्द अब असहनीय हो गया था। उसने उसके कंधों को पकड़कर धीमा करने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अनाया की इस हरकत ने अंश को और उत्तेजित कर दिया और वो उस पर और जोर आजमाने लगा। अनाया स्ट्रगल करते हुए कहती है, प्लीज रुक जाओ। पर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। उसके दिमाग में वह हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका प्यार, उसका दिल और उसकी भावनाओं को।
ना जाने कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अंश आखिरकार रुक जाता है और धीरे से उसके कान की तरफ जाकर कहता है, सिर्फ तुम। वो इतना धीरे बोल रहा होता है कि अनाया को पता चल जाता है कि वो उस लड़की के लिए है, ना कि उसके लिए। वो उठकर दूसरी तरफ लेट जाता है। अनाया इतना ही देख पाती है कि उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वह खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल ले। वह धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उठती है और ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लेती है। वह अपने होश खो देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उस समय वो बेड पर अकेले सो रही होती है। उसे लगता है कि कल रात उसने बहुत बुरा सपना देखा थी, पर कुछ ही देर में उसका भ्रम टूट जाता है। जब वह ब्लैंकेट को हटाकर देखती है तो उसके सारे कपड़े बेड के नीचे बिखरे रहे हुए थे। उसके शरीर पर बाइट मार्क्स और खरोचों के कुछ निशान थे। उसने अपनी कलाइयां की तरफ देखा जिस पर पर्पल नीले निशान मौजूद थे। जैसे ही वह बेड से उठती है वह लड़खड़ा जाती है। उसे कमजोरी और चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। वह किसी तरह खुद को बाथरूम के अंदर ले जाती है और शावर के नीचे खड़ी पुरानी यादों में खोसी जाती है। वह हादसे के बारे में याद करने लगती हैं। उस हादसे को याद करने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। उसके रोने की आवाज शावर के नीचे दब गई थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियां भरने लगती हैं। आखिर तो ऐसा क्या हो गया जो अंश से इतना प्यार करने वाली अनाया की सारी फीलिंग्स ही मर गई। अनाया 21 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट के साथ साथ जीनस भी थी। वह एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर बचपन में ही गायब हो गए थे। उसकी जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। जब मैं कॉलेज में थी तो उसके बहुत से दोस्त थी, मेल और फीमेल। वह उसके बेस्ट बड़ी थी। वह की फैमिली से भी बढ़कर थी उसके लिए। वह उनके लिए जान भी दे सकते थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वह केवल उनकी वजह से ही वो पढ़ लिख सकती थी। उनके पेरेंट्स नहीं, आगे स्टडी ने उसकी हेल्प की थी। कॉलेज की 3rd ईयर में वह अंश सिंघानिया की मम्मा से मिली। इसे किस्मत का खेल कहें या फिर कुछ और, क्योंकि उस दिन मुझे मेरी दोस्त को बचाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन बस मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके मम्मी पापा फॉरेन कंट्री गए हुए थे और मेरे पास में कांटेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस दिन कहीं से अचानक अंश सिंघानिया की मम्मा अचानक मेरे सामने आ गई और उन्होंने मुझे आगे से पैसे ऑफर किए, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे बिना सोचे समझे वह पैसे ले लिए और पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? पहले तुम अपने दोस्त का ऑपरेशन करा लो, उसके बाद बैठकर इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दूंगी। फिर वह वहां से चली गई। अनाया की दोस्त का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। उसकी दोस्त आरती अब खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रहकर आराम करने के लिए कहा था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद सुहाना आरती के वार्डों में दाखिल हुई। बेड पर लेटी आरती को देखने लगी। आरती इस वक्त सो रही थी। अनाया की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह बहुत डर गई थी। अगर आरती को कुछ हो जाता तो वह उसकी मम्मी पापा को क्या जवाब देती। अनाया रूम से बाहर आ जाती है कुछ देर में। फिर वह उन अनजान आंटी के बारे में सोचने लगती है, जो अचानक से आगे से आकर उसकी मदद करती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद आरती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। आरती घर वापस आ जाती है। आरती की फैमिली नहीं ज्यादा गरीब थी और ना ही ज्यादा अमीर थी। उन्होंने अनाया की कई बार मदद की थी, ना या उनकी एहसानमंद थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद अनाया को किसी अनजान नंबर से कॉल आया। फोन कॉल उठाते ही फोन से अनजान औरतों की आवाज आई। वह आवाज उन आंटी की हुई थी जो उस दिन उसे हॉस्पिटल में मिली थी। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा और एक एड्रेस सेंड कर दिया। मैंने उस एड्रेस को देखा और उस एड्रेस पर पहुंच गई। मैंने इस बारे में कई बार सोचा, लेकिन मेरे पास जाने के सिवा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अनाया शाम को आरती को कुछ बहाना बनाकर उस एड्रेस पर पहुंच गई। मैंने देखा तो हो एक आलीशान घर था। मैं हिम्मत कर उस घर के अंदर गई। उन्होंने मेरे सामने 2 पेपर्स रख दिए। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था और दूसरा पेपर देखकर अनाया की आंखें हैरानी बड़ी बड़ी हो गई। वह पेपर एक मैरिज सर्टिफिकेट था। उस मैरिज सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी किसी के सिग्नेचर थे। अनाया बहुत चक्की रह गई। अनाया गुस्से से चिल्ला उठी, ये सब क्या है? मुझे शादी नहीं करनी। जिस पर वह आंटी बोली, वह पेपर जिस पर तुमने पहले सिग्नेचर किया था, उसे पर पहले ही सब कुछ लिखा हुआ था कि तुम पैसे के बदले कुछ भी करोगी। जिस पर आन्या ने कहा,
हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी से ऐसे ही शादी नहीं कर सकती। अब आंटी भी अपना पेशेंस खोने लगी। वह आंटी भी चेयर पर से गुस्से से खड़ी हो गई। एक तो मैंने मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम अब मुझ पर दोष डाल रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर ठीक से रीड कर लेना, लेकिन तुमने इसे बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दिया। इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आंटी से सॉरी मांगती है और कहती है, आंटी आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं एक अनाथ हूँ। मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस पर आंटी ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, तुम बस इस पेपर पर सिग्नेचर करो। अनाया अपने हाथ कांपते हुए हाथों से उस मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर कर देती। सिग्नेचर पेपर को देखने के बाद वह आंटी अनाया से कहती है, तुम अपना सामान लेकर मेरे बेटे यानी अपने हस्बैंड के घर पर रहोगी। कल से ही तुम वहां पर शिफ्ट हो रही हो और तुम्हें अपने साथ कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अनाया एक पल के लिए सन रह जाती है, फिर वह धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती। अनाया वहां से जाने लगती है, तभी अंश सिंघानिया की मम्मी कहती है, अब से तुम मुझे मम्मा कहोगी और मैं तुम्हें पहले ही बता दो कि तुम्हें मुझे एक पोता देना है। ये सुनने के बाद अनाया हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में वहां से निकल जाती है। तभी अंश सिंघानिया की मम्मा को एक कॉल आता। तभी दूसरी तरफ से फोन पर किसी ने पूछा, काम हो गया। तभी खुशी से अंश सिंघानिया की मम्मा ने कहा, हम। दूसरी तरफ से कॉल कट गई। अगले दिन अनाया अपना सारा सामान लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर बहुत बड़े बड़े घर बने हुए थे। सारे घर लग्जर्स थे। अनाया ने कभी भी इतने बड़े घर नहीं देखे थे। वहां पर एक नीली मर्सिडीज आकर रुकी। वह मर्सिडीज सीधा अनाया के पास आकर रुक गई। अनाया अपनी जगह जम जाती है। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक ड्राइवर बाहर आया। उसने अनाया की तरफ देखा और बोला, मैडम आप कार में बैठ जाए। अनाया अविश्वास से पूछती है, कौन मैं? ड्राइवरी भरते हुए चाहता है, हम। अनाया जाकर कार में बैठ जाती है और ड्राइवर से पूछती है, किसने भेजी है ये कार? ड्राइवर ने प्रोफेशनली अनाया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये कार मिस्टर सिंघानिया ने भेजी है। अनाया खुद में उलझी हुई थी। अनाया ड्राइवर से आगे कोई सवाल नहीं करती और कुछ ही देर में कार एंट्रेंस गेट पर रुक जाती है। ड्राइवर ने कार रोक दी थी और कार से बाहर निकला, फिर पीछे की तरफ जाते हुए कार के बैक डोर को ओपन किया। तभी अनाया कार से बाहर निकलती है। तभी वहां पर कुछ मेड आती है और अनाया को उसके कमरे की तरफ ले जाती है। अनाया पूरा मेंशन ध्यान से देख रही थी, हर चीज लग्जूरियस था। उसने आज से पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। अलाया ने मेड से पूछा, क्या अब मैं यही रहूंगी? तभी एक मेड बोली, यस मिसेज सिंघानिया, आज से आप यही रहेंगी। तभी अनाया को याद आता है कि अब वह मिसेज सिंघानिया बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक वह अपने हस्बैंड से नहीं मिली थी। तभी अनाया ने अपने मन में चल रहे सवालों को पूछते हुए कहा, क्या मिस्टर सिंघानिया घर पर नहीं है? मेड ने सुहाना के सवालों का जवाब देते हुए कहा, साहब घर रात में आते हैं। अनाया ने अपना सिर हिला दिया और कमरे के अंदर चली गई। शाम का वक्त हो गया था। मेड मीनू ने अनाया के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मैम डिनर का वक्त हो गया है। असल में अनाया सो रही थी। दरवाजे पर किसी की दस्तक एहसास होते ही अनाया की नींद खुल गई। जल्दी उसे एहसास होता है कि वह कहीं और थी। अनाया ने जल्दी जवाब देते हुए कहा, आप चलो मैं आती हूँ। अयाना अपने कपड़े बदलती है और डिनर के लिए नीचे आ जाती है। अनाया सीढ़ियों से नीचे उतर रही जी। अनाया अपना सिर घुमाकर चारों तरफ देखती है। जहां वो पहले रहती थी यह घर उससे 100 गुना बड़ा है। मेड ने अनाया को डाइनिंग चेयर पर बैठने को कहा। मेड ने डिनर सर्व कर दिया और बोली, कुछ चाहिए तो आवाज दे देना। अयाना ने अपना सिर हिला दिया और खाने लगती है। वह खाना खाकर वापस कमरे आ जाती है। अनाया ने रूम को देखा और फिर अलमारी की तरफ जाते हुए खुद से बोली, क्या मैं अपने कपड़े रख दूं? या फिर पहले मिस्टर सिंघानिया से परमिशन ले लूं? ये सोचकर वह अलमारी खोलती है। अलमारी में देखकर वह एक पल के लिए अपनी जगह पर जम जाती है, क्योंकि अलमारी में न्यू ब्रांडेड डिजाइनिंग ड्रेसेस अवेलेबल थी। अलाया कुछ देर बाद शॉप से निकलकर कमरे में मेड को बुलाती है। मेड ने अनाया को देखते हुए कहा, ये सब साहब ने आपके लिए अरेंज किए हैं। इतना कहने के बाद मेड वहां से चली जाती है। अनाया शावर लेने के लिए चली जाती है।
अनाया शावर लेकर बाहर आती है और अपना लाइट सूट पहनकर बेड पर लेट जाती है। तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है। अनाया शॉप से अपने सामने खड़े आदमी को देखती रह जाती है। वह उसे अपनी नजरें हटाना भूल जाती हैं। वह उस आदमी को देखने में खोसी जाती हैं। तभी अनाया को रिलायंस होता है कि वह उस आदमी को लगातार घूरे जा रही है। वह आदमी सीधा शॉवर लेने के लिए चला जाता है। वह फेमस बिजनेसमैन अंश सिंघानिया था। अनाया अभी शॉप में ही बैठी थी। थोड़ी ही देर में अंश सिंघानिया शावर लेकर बाहर आ गया। अंश सिंघानिया ने बाथरोब पहन रखा था। अंश सिंघानिया ने की तरफ देखा और उससे डायरेक्ट पूछ लिया, क्या तुम्हें गर्ल्स प्रॉब्लम है? अनाया भौचक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंश उससे ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा। अनाया ने इसकी चाहत में जवाब देते हुए कहा, नहीं। वह बोला, मेरी मम्मा को पोता चाहिए और हमें आपसी कोशिश करनी होगी। तभी अंश अनाया के करीब आ जाता है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अंश लाइट बंद कर देता है और उसे बेड पर अनाया देता है। अंश ने बिना कुछ कहे अनाया के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। अनाया के होठ कांप रहे थे। अंश उसे किस करने लगता है और किस करते हुए ही उसकी नेक पर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उनके कपड़े बेड के नीचे बिखरे हुए थे। उस बंद कमरे में अनाया की आहें भरने की आवाज गूंज उठती है। रह रह कर कराहने आवाज गूंज उठती है। यह अनाया का पहला फर्स्ट टाइम था, पहला एहसास। उसने कहीं सुना था कि एक लड़की के लिए उसकी पहली रात बहुत खास होती है। फर्स्ट टाइम दर्दनीय होता है और वह आज ये फील कर रही थी। अनाया ने अपने नीचे की बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। अंश के लहजे में नरमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर जोर आजमा रहा हो। अनाया के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर था। वो शारीरिक तौर पर मजबूत था। अनाया स्ट्रगल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब रहती है। असल में वह अंदरूनी तौर पर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अंश को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वह भी जाकर उसे नहीं रख सकती थी क्योंकि यह उसका हक था। अनाया कोशिश करना बंद कर देती है। उसकी आंखें के कोनों पर आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। धीरे धीरे अनाया अपने होश खो देती है और जब वह सुबह उठती है तो वह बेड पर अकेली थी। बेड पर खुद को अकेला देखकर वह सोच में पड़ जाती है। सोच में पड़ जाती है कि अंश कहाँ गए। अनाया इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपने ऊपर से कंबल हटा देती है। लेकिन अंश को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वह भी जाकर उसे नहीं रख सकती थी क्योंकि यह उसका हक था। अनाया कोशिश करना बंद कर देती है। उसकी आंखें के कोनों पर आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। धीरे धीरे अनाया अपने होश खो देती है और जब वह सुबह उठती है तो वह बेड पर अकेली थी। बेड पर खुद को अकेला देखकर वह सोच में पड़ जाती है। सोच में पड़ जाती है कि अंश कहाँ गए। अनाया इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपने ऊपर से कंबल हटा देती है। अब आगे, अनाया बेड पर से उठने लगती है। वह अभी भी नींद में थी। तभी उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने। अनाया कमरे में इधर उधर देखने लगती है कि कहीं किसी ने कुछ देखा तो नहीं। तभी अनाया की नजर बेड के नीचे पड़े अपने कपड़ों पर जाती है और वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। जल्दी ही वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। बाथरूम के अंदर जाकर अनाया धंगाम से दरवाजा बंद कर देती है। अनाया खुद को बड़े साइज के मिरर में देखने लगती है जो वॉशरूम में था। वह कल रात के उस पेन को फिर फील करने लगती है। अपने ऊपर छोड़ी अंश की निशानियां को देखने लगती है। उसकी सुराहीदार गर्दन पर गहरे निशान थे। उसकी कलाइयों पर अंश की पकड़ साफ दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर अनाया को शर्म भी आ रही थी। अनाया शौहर लेकर बाहर आती है। फ्लैश बैक आउट। अनाया अपने ख्यालों से बाहर आती है। कल वह 5वीं बार घर आया था। नया सोचती है कि हाँ, वही खिलौना ही तो है। खिलौने से बढ़कर वह कुछ भी नहीं है। तभी तो आज का जब मन करता है उसके साथ खेल लिया करता। जैसे चाहे उसका यूज करता है तो उसके लिए एक चीज थी। वह उस चीज को अपने घर में सजा कर रखता है। महंगे कपड़े और कार, एक आलीशान हवेली में रहने के लिए जगह, और बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए जोर अच्छा लगता है। पर उसकी भावनाओं का क्या, उसकी इच्छाओं का क्या? इतना कहने के बाद अनाया जोर जोर से रोने लगती है। वह केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आता है और जब वह पूरी हो जाती है तो बिना कुछ कहे उसे बढ़ता है, अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी अनाया को याद आता है कि वह ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। वह एक बैंक में काम करती थी और उस बैंक में उसकी पोस्ट मैनेजर की थी।
वह सिंघानिया बैंक था। शायद अंश ने अपने साथ रात गुजारने की उसे कीमत दी थी। कुछ ही देर में अनाया बैंक पहुंच जाती है और अपने केबिन की तरफ जाने लगती। अनाया अपने डेस्क पर बैठकर फाइल्स को उठाकर फाइल्स को चेक करने लगती है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता। उसने फोन कॉल देखा तो उसके दोस्त आरती का कॉल था। अनाया ने समनी मत सोचो, इस समय फोन कर रही है। अयाना ने कॉल पिक किया। तभी उसके कानों में जोर से चीखने की आवाज पिंगाई। आरती को इतनी खुशी से चीखते देखकर हमारा भी मुस्कुरा देती है और बोलती है, अरे यार चीखना बंद कर, ये बता कि फोन क्यों किया। तभी आरती कहती है, अरे यार तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। अनाया ने पूछा, कैसा सरप्राइज? आरती चिढ़ते हुए कहा, तुझे इतना नहीं पता, अगर सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज कैसा? आरती ने आकर कहा, आज शाम को 4 बजे पिच होटल पहुंच जाना, ओके? अनाया ने कहा, लेकिन आज मैं थोड़ा बिजी है। तभी आरती गुस्से से कहती है, अगर तू नहीं आई तो मैं तुझसे बात करना बंद कर दूंगी। अनाया समझ जाती है कि आरती उससे गुस्से ने का बस नाटक कर रही है। तभी अनाया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरी नौटंकी में पहुंच जाऊंगी। तभी आरती ने चहकते हुए बोली, ये हुई ना बात, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आरती ने आगे कहा, अच्छा, अब मैं फोन कट कर रही हूँ, ओके बाय, अभी मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं। उसके बाद फोन कट हो जाता है और अनाया अपने काम में लग जाती है। अनाया अपने हैंड वॉच में टाइम देखती है तो शाम के 4 बजे बजने वाले थे। तभी अनाया अपना काम रोककर चेयर से खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में अनाया आरती के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह एक 5 स्टार होटल था। अनाया अपनी कार से उतरती है और होटल के अंदर जाने लगती है। अनाया एक वेब एग्जिट की तरफ निकल जाती है और वह जल्द ही वहां पहुंच जाती है। आरती ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। तभी आरती की नजर सामने आ रही अनाया पर जाती है और अनाया को देखकर आरती खुशी से उछल पड़ती है। आरती ने खुशी से कहा, तू आ गई। अनाया ने मन बनाते हुए कहा, कैसे नहीं आती, तूने धमकी जो दी थी। आरती ने तानाशाह बनते हुए कहा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अनाया ने डेकोरेशन को देखते हुए पूछा, आरती इतनी डेकोरेशन किसके लिए? आरती ने कहा, तू चुप कर और बस देखती जा कि मैं क्या करती हूँ। आरती ने कहा, तूने दोबारा फड़फड़ाना शुरू कर दिया, चुप जा पर बैठ जा, थोड़ी देर में तेरा सरप्राइज आने वाला है। अनाया ने कहा, क्या है ऐसा, जल्दी बता, अब मुझसे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट फील हो रहा है। तभी अनाया के पीछे कोई खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से अनाया की आंखों को कवर कर लेता है। अनाया एक पल के लिए तो जब ही जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तभी आरती ने खुशी से कहा, आ गया तेरा सरप्राइज, गेस कर कौन है? अनाया ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तू बता दे। अनाया अपने हाथों को उठाकर आंखों की तरफ ले जाती है और उस इंसान के हाथों को टच करने लगती है। अनाया को जल्द समझ आ जाता है कि कौन है। आ गया तू इतने सालों बाद, आ गया तू इतने सालों बाद, आखिर तुझे हमारी याद आ ही गई। अरमान, अनाया ने कहा। अनाया के पीछे खड़ा अरमान हैरान हो गया। उसने हैरान होते हुए कहा, अनाया तुझे कैसे पता चला? मैंने तो कोई हलचल भी नहीं की और ना ही आवाज की। तभी अनाया ने कहा, पगलू तेरे परफ्यूम की स्मेल, ओह तुझे अभी भी याद है कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज करता हूँ? अरमान ने कहा। तभी आरती ने बीच में टपकते हुए कहा, यार तूने एक पल में पहचान लिया और मुझे इसे पहचानने में 10 मिनट लगे थे, तब मुझे जाकर याद आया कि मेरा कोई दोस्त भी था। अरमान सामने आकर अनाया को गले से लगा लेता है और अनाया भी उसे जोर से हक कर लेती है। अनाया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अरमान सुहाना की पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। अरमान अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगता है। अरमान अनाया को छेड़ते हुए कहता है, यार तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं दोबारा अब्रॉड जा रहा हूँ और तू मेरी विदाई कर रही है। अनाया अरमान के पीठ पर मुक्का मारते हुए कहती है, ठीक से मिला नहीं और वापस जाने की बात पहले से ही करने लग गया। तभी आरती ने बीच में टपकते हुए कहा, यार मैं अभी हूँ, तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए और मुझे लात मारकर साइड कर दिया। तभी अरमान और अनाया एक साथ आरती को देखते हैं और कहते हैं, नहीं, तू कोई भूलने वाली चीज है भला। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, अनाया कैसा लगा सरप्राइज? अनाया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज।
अरमान ने कहा, फिर चलो साथ में वेलकम केक कट करते हैं। फिर तीनों टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। टेबल पर एक ब्यूटीफुल केक रखा हुआ था। उस पर कैपिटल लेटर से वेलकम लिखा हुआ था। अनाया ने आरती से पूछा, आरती तूने ये केक अकेले रेडी किया? आरती ने कहा, नहीं, अरमान ने भी मेरा साथ दिया। अनाया ने अरमान की तरफ देखा और बोली, ये तुमने भी किया है? मुझे लगा था कि तुम बस अभी आए हो। तभी अरमान ने कहा, नहीं, मैं मॉर्निंग टाइम आ गया था। अरमान का प्लान था तीनों मिलकर वेलकम पार्टी करेंगे और तुझे सरप्राइज देंगे। अरमान का सजेशन था ये, तुझे बताया जाए या फिर तुझे ना बताया जाए। अनाया गुस्से से अरमान को देखती है। असल में वह गुस्से होने का नाटक कर रही थी और अरमान की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। बात करने की जरूरत नहीं है मुझे। अरमान अनाया की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है। अरमान ने अनाया के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, अरे यार, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था और अगर मैं तुझे पहले बता देता तो सरप्राइज कैसा, और तेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल देखने को कैसे मिलती। अरमान के ऐसा कहते ही अनाया ब्रश करने लगती है। तभी बीच में आपकी टपकते हुए कहती है, चलो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं और अगर थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरमान और अनाया आरती की हरकतों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। चलो, मुझे भी भूख लगी है। अरमान नाइफ उठाकर केक कट कर देता है। अनाया और आरती क्लैप करने लगते हैं और अरमान ने एक केक का पीस उठाकर अनाया की तरफ बढ़ा देता है और अनाया भी वो केक खा लेती है और केक का कुछ हिस्सा अनाया के मुंह पर लग जाता है। अरमान अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनाया के मुंह के कोनों पर लगा केक अपने हाथों से साफ कर देता है और दूसरी तरफ से केक उठाकर अनाया अरमान को खिलाने लगती है और केक अरमान की नोच पर लग जाता है। और तभी अनाया ने कहा, अरमान, थोड़ा सा केक तुम्हारी नोच पर भी लग गया है। अरमान अपने उसी हाथ से नोच से केक साफ करने लगता है लेकिन केक साफ होने की बजाय और ज्यादा फैल जाता है। तभी अनाया ने अरमान को रोकते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं साफ कर देती हूँ। अनाया अपने हाथों से अरमान के मुंह पर लगाकर साफ करने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब बयाना अरमान के बेहद करीब आ गई। केक साफ करने के बाद अनाया टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ साफ कर लेती हैं। कुछ देर बाद तीनों जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर किया हुआ सारा खाना आ जाता है। तीनों अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। तीनों के बीच एक सन्नाटा छा जाता है। तभी मुंहफट आरती उस सन्नाटे को भंग करते हुए कहती है, अरमान, अब्रॉड से क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? अनाया आरती को घूरने लगती है और आरती अपना छोटा सा मुंह बना लेती है। तभी अरमान ने कहा, लाया हूं ना गिफ्ट तुम दोनों के लिए। अरमान ने अपनी पॉकेट से गिफ्ट बॉक्स निकालता है। वह गिफ्ट बॉक्स छोटे थे और दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अरमान ने अनाया और आरती को उनका उनका गिफ्ट दिया और बोला, इसे यहाँ पर मत खोलना, घर जाकर इत्मीनान से और आराम से खोलना। दोनों थैंक्स बोलकर गिफ्ट रख लेती है और कुछ देर में तीनों का डील खत्म हो जाता है और कुछ ही देर में वो तीनों वहां से निकलने के लिए तैयार थे। वह तीनों अपनी बचपन की यादों में खो से जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि रात के 9:30 बज चुके होते हैं। अनाया ने कहा, ओ नो, आज बहुत लेट हो गई। तभी अरमान ने कहा, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी आरती बोली, मेरी भी मम्मा टेंशन कर रहे होंगे और अगर मैं अभी घर नहीं पहुंचे तो वह मुझे जिंदा खा जाएंगे। तभी अरमान ने कहा, आरती तू भी हमारे साथ चल। तभी अनाया ने कहा, मैं अपनी कार से आई हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक्स, पर मेरी इतनी चिंता मत करो। अरमान, तुम और आरती जाओ, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। अरमान कुछ बोलता उससे पहले ही आरती ने कहा, ओके। तभी आरती ने जल्दी से कहा, अरमान चलो, लेट हो रहा है। तभी तीनों घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह तीनों अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अनाया करीबन घर 10:30 बजे के पहुंचती है। अनाया ने अपनी हैंड वॉच की तरफ देखते हुए खुद से कहा, अनाया, you're too late। अनाया अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक मेड अनाया को बीच रास्ते में रोकते हुए बोलती है, मैम, आज आप इतनी लेट, आपको इतनी देर कहाँ हो गई? तभी अनाया ने जवाब देते हुए कहा, मैं एक जरूरी काम से गई हुई थी। अनाया जल्दी ही अपने कमरे में पहुंच जाती है। अनाया मन ही मन खुशी से कुछ गुनगुना रही होती है। अनाया के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल होती है और जैसे ही वह गेट खोलती है दूसरे ही पल उसके स्माइल गायब हो जाती है।
दूसरे ही पल झटके से वह दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है, क्या हुआ अनाया, अंदर सिर्फ अंश ही तो है। तू तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तूने अंदर कोई गुर्राता हुआ भेड़िया देख लिया हो। तभी अनाया अपने डर को काबू करते हुए दरवाजा खोले ही वाली होती है कि तभी अंदर से दरवाजा खुल जाता है और दूसरे ही पल अनाया खुद को कमरे में देखती है। अनाया ने अपना सिर उठाकर अंश को देखा। अंश बहुत गुस्से में था। अंश बहुत गुस्से में होता है और उसकी आंखें इतनी डरावनी होती है कि हम अनाया एक पल के लिए डर जाती है। अयान की आंखें, अंश की आंखें इस बार इतनी खूंखार लग रही थी कि जैसे वह इन्हीं आंखों से किसी को जलाकर मार देगा। अनाया ये सब सोची रही होती है कि अंश ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाथरूम की तरफ ले जाने लगा लगता है। अनाया ने घबराकर कहा, अंश आप क्या कर रहे हैं? अंश मुझे छोड़िए, मैंने कहा मुझे छोड़िए। अनाया अंश का हाथ झटक देती है और दूसरे ही पल अंश ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ बाथरूम में जाने लगता है। अनाया लड़खड़ा रही थी, उसकी बिना परवाह करे अंश ने अनाया को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में पटक देता है। अंश ने अनाया को बाथटब में पटक दिया था। दूसरे ही पल अंश हैंड शावर ऑन कर देता है। हैंड शावर से सुहाना को भीगाने लगता है। अनाया बाथरूम से निकलने की कोशिश करने लगती है और उसकी इस हरकत पर अयान को गुस्सा आ जाता है। अंश का गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। अंश अनाया को कंधों से पकड़कर उसे जबरदस्ती बाथटब में बैठा देता है। अनाया कोशिश कर कर थक जाती है क्योंकि वह कल से ही बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अनाया चुपचाप बैठ जाती है, उसके शरीर में कंपन सी महसूस होने लगती है। वह कांप रही थी, पर यह चीज अंश की नजरों से छुपी नहीं थी। हाथापाई में अंश भी पूरा भेज चुका था। तभी अंश ने अनाया के बाल पकड़े और उसे बाथटब से बाहर निकाल कर वॉल से लगा दिया और उसे जोर से गले लगा लिया। अंश अनाया को गले लगाकर जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। दूसरे ही पल से अलग होकर दूर होकर उसके कंधों को इतनी जोर से प्रेस करता है कि अनाया से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता और अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया के हाथ खुद ब खुद उठ गए अंश को धक्का देने के लिए। अनाया अपना पूरा जोर लगाती है और इसको पीछे की तरफ धक्का देती है। मौका देखकर अनाया बाथरूम से निकलकर भागने लगती है। अनाया बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तभी उसके पैर हवा में उठ जाते हैं। तभी अंश ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बेड की तरफ लेकर बढ़ गया। अंश ने अनाया को बेड पर लेटा दिया। अनाया ने घबराते हुए कहा, अंश प्लीज नो, मुझसे दूर रहिए। अंश अनाया की एक नहीं सुनता और उसकी बात बिना सुने ही उसके ऊपर लेट जाता है। अनाया स्ट्रगल करने लगती है। तभी वह हिम्मत करके पूछती है, मैंने किया क्या है? अंश आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हुआ क्या है? अंश ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था और उसके साथ जबरन पेश आने लगता है। अनाया को भी अब गुस्सा आ जाता है। अनाया ने अंश को धक्का दिया और बेड से उठ खड़ी हुई। अनाया कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अंश उसे खींचकर दूसरी तरफ फर्श पर फेंक देता है। अंश को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी अनाया दूसरे ही पल फर्श पर होती मम। अंश अनाया के ऊपर झुका हुआ था। अंश अनाया के सारे कपड़े फाड़ देता है ताकि अनाया बाहर न जा सके। अनाया में घबराते हुए पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अंश ने अयाना के मुंह पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप करा देता है। अंश अनाया के ऊपर लेट जाता है। अनाया की पूरी बॉडी नेकेड हो चुकी थी। अनाया को बहुत शर्म के साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। अंश अपने हाथों से उसकी आंखों पर हाथ फिरता है और फिर धीरे धीरे उसके गाल से होते हुए उसकी नोच, फिर उसके हिलते कांपते हुए मुलायम होठों अपनी उंगलियों को फिरता है। अनाया सोचने लगती है कि अंश इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। अंश अनाया के होठों पर हाथ फेरते हुए उसके और नजदीक आ जाता है और उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। कुछ सोचते हुए अंश की नजर अनाया के हाथों पर पड़ती है। अंश की आंखें दोबारा से तीखी हो गई। अंश ने अनाया के हाथों को पकड़ लिया और फिर उसके हाथों को रब करने लगा। अनाया अंश की इस हरकत से दंग रह जाती है। उनकी इस हरकत से अनाया को अपने हाथों में दर्द होने लगता है। अंश अनाया के हाथों को कुछ इस तरह रब कर रहा होता है जैसे कुछ मिटाने की कोशिश कर रहा हो। फिर अंश अनाया के उस हाथ पर किस करता है। अनाया को आज अंश बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अंश की हरकतें इतनी अजीब थी जैसे कि वह उसके शरीर से कुछ साफ करने की कोशिश कर रहा हो। अंश की इस हरकत से अनाया को तकलीफ हो रही थी क्योंकि अंश ने उसके रब करके उसके बदन को लाल कर दिया था।
अंश दोबारा से अनाया के ऊपर झुककर उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। अनाया की चीख निकल जाती है। अनाया के होठों से खून निकलने लगता है। अंश इतने में नहीं रुकता, बल्कि वह उसे इंटेंसिटी किस करने लगता है। अंश ने अनाया को किस करते हुए ही उठाया और उसे बेड पर ले जाकर लेटा देता है। अनाया अंश की इस हरकत से इतना सहम गई थी कि वह अपने सोचने और समझने की शक्ति जैसे खो बैठी थी। अब अनाया की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंश अनाया को बेड पर लिटाकर लाइट बंद कर देता है। कमरे का माहौल इंटेंस हो जाता है। कमरे में सिर्फ अनाया की सिसकियां और रह रहकर करहाने की आवाजें उठने लगती है। कुछ देर बाद कमरे का माहौल शांत हो जाता है। अनाया थककर चूर हो गई थी। वह पहले से ही बहुत थकी हुई थी। अंश के उठते ही अनाया अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और खुद को कवर कर लेती है और सोचने लगती है, अंश तो घर से जाने के बाद 7 और 8 महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही घर आते थे। अनाया इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और सो जाती है। दूसरी तरफ लेटा अंश थक गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अंश आज के दिन के बारे में सोच रहा था। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वह डिनर के लिए 5 स्टार होटल गया था। वह अपने क्लाइंट के साथ वीआईपी रूम में डिनर कर रहा था। उसके फोन पर एक कॉल आई थी और वह अपने क्लाइंट्स को एक्सक्यूज कर कॉल पर बात करने के लिए बाहर आ जाता है। वह फोन पर अभी बात कर ही रहा था कि उसकी नजर अचानक ही किसी जाने पहचाने शख्स पर पड़ती है। अंश को लगा कि शायद ही उसका भ्रम है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा से फोन पर फोकस करने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों की भौहें तन जाती है। अयान ध्यान से उस तरफ देखता है और फिर गुस्से से अपने होठ बीच लेता है। दूसरे ही पल अंश ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा फोन उठाकर जमीन पर पटक दिया और गुस्से में खड़ा उन 3 लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। उनकी हर एक हरकत पर उसकी नजर थी। वह उस अनजान लड़के और अपनी बीवी की हरकतों को नोटिस कर रहा था। जैसे जैसे वह हर एक चीज ऑब्जर्व करता वैसे ही वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अंश ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बांधी और जब उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने पंच दीवार पर दे मारा। अंश अपने क्लाइंट के पास गया और मीटिंग कैंसिल कर देता है। उसके बाद मीटिंग पोस्टपोन कर देता है और अपने पर्सनल असिस्टेंट रजत को सब कुछ हैंडल करने को बोलकर वहां से निकल जाता है। रजत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने बॉस की आंखों में देखकर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अंश ने अपने कार की निकाली और गुस्से में कार के अंदर बैठ गया और कार ड्राइव करते हुए जल्द ही घर पहुंच गया। घर के अंदर पहुंचते ही उसने पहले तो नौकरों को इंस्ट्रक्शन की उसके आने की खबर किसी को ना दी जाए और उसके बाद सीधा वह अपने रूम में चला गया। मेयर ने जब अपने बॉस को इतने गुस्से में देखा तो वह डर जाती है और कुछ नहीं कहती है। उसे अपने लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करनी थी। अंश जाकर अपने कमरे में बैठ जाता है और अनाया के आने की राह देखने लगता है। अंश की नजरों के सामने बार बार वही सब घूम रहा था। उसकी बीवी का किसी और आदमी के साथ होना, उस अनजान आदमी का उसकी बीवी को गले लगाना, उसके मुंह के कोनों से केक साफ करना, उसकी बीवी का उस गैर आदमी को पंच करना, उसे गले लगाना, उसके लिए रोना और अपने हाथों से उसके चेहरे को साफ करना। बार बार यही चीजें उसकी आंखों के सामने आ रही होती है और उसका गुस्सा साथ ही साथ बढ़ता जा रहा था। और अनाया का इतना घर लेट आना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वह ऐसा था कि उसके गुस्से में घी डालने जैसा। और वह जब गुनगुनाने की आवाजें सुनता है तो वह और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्सा हो जाता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और वह दूसरे ही पल बंद हो जाता है। अब तो उसके सब्र का बांध टूट चुका था और आज गुस्से से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर अनाया को कमरे में खींच लेता है। मुझे देखकर ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई गुजरात हुआ भेड़िया देख लिया हो। और उस गैर मर्द को कैसे गले लगा रही थी। उसके हाथों को पकड़ रखा था और मेरे हाथों को ऐसे झटक दिया जैसे इनमें कांटे लगे हैं। ये सब सोचते हुए अंश अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। अंश को फिर गुस्सा आ जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले ही शांत हुआ था। अंश सोई हुई अनाया की तरफ पलटा और उसे देखने लगा। अनाया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसका फेस भी रेड था जिस वजह से वह नींद में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अंश एकटक उसे देखे ही जा रहा था। अंश अपने हाथों को अनाया की तरफ लेकर गया और हल्के हाथों से उसके गालों को सहलाने लगा।
शायद अंश को डर था कि कहीं वह उठ ना जाए, फिर वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। फिर उसने सोते हुए अनाया को किस कर लिया और फिर उसके कान के करीब अपने होठों को ले जाकर बोला, सिर्फ तुम ही तो हो। तभी अंश को कुछ याद आ जाता है और वह अनाया के गालों को जोर से प्रेस करता है। नींद में अनाया हिलने डुलने लगती है। अंश अनाया से दूर हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया। अंश बेड से उठ जाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में अंश शावर लेकर बाहर आता है। अलमारी की तरफ जाता हुए बेड के नीचे पड़े अपने कपड़ों की तरफ उसकी नजर जाती है। फिर अंश अपनी अलमारी खोलकर उसमें से अपने कपड़े निकालने लगा। जैसे ही उसने अलमारी में देखा उसे गुस्सा आ गया। अंश अलमारी में अपने कपड़ों को देख रहा था। अब इस औरत को मेरे साथ अपने कपड़े रखने में भी प्रॉब्लम है। इस अलमारी में इसका एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? अंश सोती हुई अनाया को घूरने लगता है। अंश ने दांत पीसते हुए सोचा, दूसरे मर्द की परफ्यूम की स्मेल से ही उसे पहचान लेती है। मेरे कपड़े इसके कपड़ों के आसपास होने में भी से इतनी प्रॉब्लम है। माना कि ये मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अब मैं इसका हस्बैंड हूँ। इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसे कोई और आदमी कैसे गले लगा सकता है? ये सिर्फ मेरी बीवी है। क्या इस औरत को ये पता नहीं है? अयान एक बार फिर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और खींचता हुआ अपने कपड़ों को पहन के रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। एक पल के लिए ही रुका और वापस से पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखा। तभी सोई हुई अनाया धीरे धीरे करवट बदलने लगी और उसकी पीठ का बड़ा सा हिस्सा नजर आने लगा। उसके शहडोल पैर। एक पल के लिए अंश अनाया पर से अपनी नजर नहीं हटा पाया और देखता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूख रहा हो। अंश ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बेड की तरफ बढ़ने लगा। अनाया दोबारा करवट लेने लगी। अंश वही रुक जाता है। अनाया के ऊपर का ब्लैंकेट धीरे धीरे नीचे सरकने लगा था। अनाया नींद में होने की वजह से इधर उधर हो रही थी। तभी अंश की नजर अपनी छोड़ाई हुई निशानियां पर जाती है, जो अनाया के बदन पर किसी के जख्म जैसी लग रही थी। अंश बेड के पास खंगा हो जाता है और अनाया के सोते हुए चेहरे को देखने लगता है। अंश झुकाया उसको पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करने के लिए। अंश ब्लैंकेट ऊपर करने वाला ही था कि अनाया उसे ब्लैंकेट समझकर या यूं कहीं कि ब्लैंकेट की जगह गले लगा लेती है। उस पल में अंश ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। अनाया की नजदीकी और उसकी खुशबू उससे उकसा रही थी। अंश बेकाबू होकर अनाया के गालों को सहलाते हुए उसे किस करने लगा। धीरे धीरे वह किस सेंटेंस होती गई, जिससे अनाया की भी नींद खुलने लगी। उसे अपने होठों पर पेन फील हो रहा था। जब अनाया ने अपनी आंखें पूरी खोली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अनाया की आंखों में जो नींद थी वो तुरंत गायब हो गई। उसने अपने ऊपर छाए अंश को देखने लगी। अंश के इंटेंशन को समझ रही थी। अनाया अंश को रोकना करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि कहीं अंश फिर गुस्सा ना हो जाए, कहीं वह फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। अनाया जाहिर तौर पर थकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। अनाया का ब्लैंकेट साइड में पड़ा था। कमरे का माल एक बार फिर मदहोश और इंटेंस हो गया था। कमरे में एक बार फिर सिसकियों की आवाजें आने लगी। कमरे में सिर्फ दो लोगों के सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद कमरे का माहौल नॉर्मल हो गया। अनाया का चेहरा लाल हो गया, जिससे वह और लुभावनी लग रही थी। अनाया इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उसे और आकर्षित बना रही थी। अनाया एक बार फिर गहरी नींद में जाने लगी। उसके अंदर एनर्जी का एक कतरा नहीं बचा था। जब अनाया की नींद दोबारा खुली तो वह फिर कमरे में अकेली थी। अनाया की आंखें नम हो गई। अनाया खुद को उठने के लिए तैयार करने लगी। अनाया बेड पर से उठ गई, जैसे उसे कमजोरी जैसा महसूस होने लगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़ती है और बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। अनाया शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। शावर ऑन कर देती है। ठंडा पानी उसके बदन पर गिरने लगता है और उसके शरीर को भीगाने लगता है। उसे अच्छा महसूस होने लगता है। धीरे धीरे उसकी थकान भी गायब हो रही थी। शावर के नीचे खड़ी कल के अंश के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। अनाया सोच रही थी कि कल अंश ने इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे। किस बात पर उन्हें इतना गुस्सा आ गया था। कहीं इसकी वजह अनु तो नहीं है? क्या कल अनु के साथ उनकी लड़ाई हो गई, या उन्हें कोई और टेंशन है?
अनाया ने खुद से बोलते हुए कहा, वह तुझ पर गुस्सा उतारने आए थे। आखिर तू अंश की जिंदगी में एक पंचिंग बैग से ज्यादा है ही क्या? तू कुछ भी नहीं। तभी तो उनका जब मन करता है तब आ जाते हैं तुझ पर गुस्सा निकालने। फिर अनाया के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनाया अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बारे में सोच रही थी। जब वह अंश से पहली बार मिली थी, उस दिन अंश सिंघानिया चीफ गेस्ट बनकर कॉलेज में आया था। पूरे कॉलेज में सिर्फ अंश सिंघानिया की ही चर्चा हो रही थी। सब कहते थे कि वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ज्यादा हैंडसम, उसकी फेशियल फीचर्स की बहुत चर्चा होती थी। अंश सिंघानिया सभी लड़कियों में बहुत पॉपुलर था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वह लड़कियों के दिलों की धड़कन था। लड़कियों उससे मिलना चाहती थी और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। कुछ लड़कों को उससे जलन भी थी। कॉलेज का हैंडसम हंक जिस पर सभी लड़कियां मरती थी, आज वह अंश सिंघानिया के बारे में बातें करते नहीं थक रही थी। उस दिन किसी को भी उस लड़के से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सारी अटेंशन तो अंश सिंघानिया ने अपनी तरफ कर लिया था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अनाया अंश सिंघानिया से मिली थी। कॉलेज में एक इवेंट की तैयारियां चल रही थी। उस इवेंट में बहुत बड़ा बिजनेसमैन द ग्रेट अंश सिंघानिया चीफ गेस्ट बनकर आने वाला था। इस चीज की चर्चा कॉलेज में एक हफ्ते पहले से ही हो रही थी और सिंघानिया की नजरों में आने के लिए लड़कियां पागल हुए जा रही थी। वह लड़कियों में पहले से ही काफी फेमस और पॉपुलर था। कुछ तो उसकी दीवानियां। चारों तरफ उसकी ही बातें हो रही थी। अनाया को उसके बारे में इतना नहीं पता था। वह उन लड़कियों की तरह उसकी दीवानी नहीं थी, बल्कि या यूं कहे कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जब तक कि वह उससे मिली नहीं थी या फिर उसने उसे देखा नहीं था। वह दिन आ चुका था और शायद ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। सभी लड़कियां अपनी अदाओं को बिखेरने के लिए न्यू ड्रेसेस पहन कर आई थी, जैसे कि इवेंट अटेंड करने के लिए स्पेशल और अंश सिंघानिया से ही मिलने आए हो। कॉलेज के बाहर अंश सिंघानिया की कार आकर रुकी। सबसे पहले रिपोर्ट ने उन्हें चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहद हो और जिस पर मक्खियां भिनभिना रही हो। रिपोर्टर्स के सवालों के गुब्बारे फूट रहे थे, जैसे बम के गोले। जब वह कार से बाहर उतरने लगे तो उसके कुछ बॉडीगार्ड ने उन्हें घेर लिया। कुछ ने अंश सिंघानिया को सामने से और कुछ नहीं पीछे से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही सर्कल बना लिया था। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट रजत कपूर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई रोल मॉडल हो, जिसमें कोई इमोशन नहीं था। वह सिर्फ चले जा रहे थे जैसे कोई रोबोट हो, फेस एक्सप्रेशन लेस। अनाया और आरती पहले से ही बाहर नहीं आए थे क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह दोनों अंश सिंघानिया को देखने के लिए मरी नहीं जा रही थी। वह अंदर इवेंट का ही कुछ काम कर रहे थे। आरती ने कहा, अनाया तुझे अंश सिंघानिया से नहीं मिलना। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, वाई, अब उसमें ऐसा तो क्या ही खास है। आरती ने कहा, सभी लड़कियों को देखा ऐसे भागी जैसे उनका प्रिंस चार्मिंग आ गया, जैसे वह खास उनसे ही मिलने आया हो। अनाया ने कहा, आरती यार तू क्यों नहीं मिलने गई? तुझे नहीं मिला अंश सिंघानिया से? तुझे नहीं देखना? आरती ने मुंह बनाते हुए कहा, अब उसमें इतना भी क्या खास है, वह बाकी लड़कों जैसा ही तो है। उसके भी दो आंखें होंगी, एक नाक होगा, दो कान होंगे, दो हाथ होंगे और दो पैर। अब इसमें इतना स्पेशल क्या है? तभी आरती ने कहा, अनाया तू सपोज कर अंधेरी रातों और तू उस अंधेरी रात में फंस गई हो और तुझे चार लड़कों ने घेर लिया हो, तो फिर क्या करेगी? आरती अपने पूछे गए सवाल का जवाब जानने के लिए अनाया की तरफ घूमती है और उसे देखने लगती है। अनाया ने हंसते हुए कहा, मैं उन्हें डेमो दूंगी। आरती दंग रह गई। उसने अविश्वास से अनाया की तरफ देखा। अनाया ने अपनी एक आई विंक कर दी। फिर आरती और अनाया दोनों जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। अनाया रियली आर यू ग्रेट, तेरा जैसा कोई नहीं हो सकता, आरती ने हंसते हुए कहा। तुझसे मुझे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। तभी अनाया ने कहा, आरती अपने पीछे पड़ी फाइल देना, उस फाइल में इस इवेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे उन्हें चेक करना है। आरती ने वो फाइल उठाकर अनाया को दे दी। अनाया ने फाइल देखते हुए कहा, आरती तूने हॉल की सारी डेकोरेशन अच्छे से चेक कर ली थी? आरती ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, अनाया मैं भूल गई। तभी अनाया ने कहा, डोंट वरी, चल हम अभी चेक कर लेते हैं, टेंशन मत ले।
तभी अनाया को कुछ याद आता है और वह आरती से जल्दी से कहती है, आरती टाइम बहुत कम है, इवेंट शुरू ही होने वाला है, उससे पहले हमें देखना होगा। अनाया और आरती हॉल से गुजर रही थी। अनाया का पूरा ध्यान अपनी फाइल पर था। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइल के अंदर लिखी चीजों पर था। अनाया चलते चलते किसी मजबूत चीज से टकराए, उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अभी बहुत तेज जमीन पर धड़ाम से गिरने वाली है। लेकिन वह गिरी नहीं, उसे कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ। जब अनाया ने महसूस किया कि वह सही सलामत है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से सिर उठाकर ऊपर देखा। अनाया एक पल के लिए उस शख्स को देखती ही रह गई। वह बहुत हैंडसम लड़का था। उसके आसपास कुछ बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह एक रोबोट जैसा लग रहा था। अनाया जैसी लड़की जिसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह अभी भी उस लड़के को बस एकटक देखे जा रही थी। अनाया भी अपनी नजरों उससे हटा नहीं पा रही थी। उसे देखे बिना रह नहीं पा रही थी। अनाया उससे नजरें उसे हटाना भूल आई। तभी आरती ने घबराते हुए कहा, अनाया तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अनाया के कान में जैसे ही आरती की घबराए आवाज गई, अनाया का ध्यान टूट गया और उसने अपनी नजरों उस लड़के से हटा ली। अनाया ने अपनी नजरें आरती की तरफ करते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। अनाया ने आरती को देखते हुए कहा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मुझे कोई चोट नहीं लगी और कोई खरोच भी नहीं है। तभी अनाया उस हैंडसम लड़के की तरफ मुड़ते हुए कहती है, थैंक यू सर, आपने मुझे गिरने से बचाया। अगर आप मुझे सही समय पर नहीं पकड़ते तो मैं बुरी तरीके से घायल हो जाती। उस हैंडसम लड़के ने अपना मुंह खोला और कहा, इट्स ओके। उसके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ने वाले थे। जैसे ही उस लड़के ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और पीछे रहने का ही ऑर्डर दिया, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड तो उस लड़की को साइड करने के लिए आ रहे थे। उस शख्स ने उन्हें की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। आरती ने भी उस लड़की की तरफ देखा और बोली, थैंक यू सर, लेकिन अब हमें कुछ जरूरी काम है। आरती अनाया को वहां से ले जाने लगती है और बोलती है, अनाया जल्दी, मिस्टर सिंघानिया आते ही होंगे। हमें अभी भी कुछ पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना है उनके आने से पहले। वह दोनों एक्सक्यूज कर वहां से आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उसे हैंडसम लड़के के पीछे खड़े लड़का कुछ बोलने वाला था कि उस हैंडसम लड़के ने उस लड़के को एक नजर देखा और फिर वह लड़का चुप हो गया। उसने कुछ नहीं बोला। उस लड़के ने अपने मन ही मन में कहा, उन लड़कियों को बताना था कि जिनसे आप अभी मिली है और थैंक्स कर रही थी वही मिस्टर सिंघानिया हैं। गे रजत को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉस ने उसे रोका क्यों। वह लड़कियां वहां से जल्दी जल्दी निकल जाती हैं और बाकी सब अपने बॉस को खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। वह लोग फंक्शन हॉल की तरफ जाने लगे। उनके स्वागत के लिए वहां पर प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंट लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उस कॉलेज का प्रिंसिपल आगे बढ़ते हुए कहता है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। इट इज माई गुड फॉर्चून टू सी यू। आप हमारे कॉलेज में आए और यह इवेंट अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंश सिंघानिया हल्का सा सिर हिला देता है, फिर सब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अंश सिंघानिया के लिए सब कुछ खास तौर पर अरेंज किया गया था ताकि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। लगभग इवेंट स्टार्ट होने वाला था। वहां पर बैठे शख्स की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी महफिल में एक बड़ी हस्ती शामिल हुई है। स्वागत करिए मिस्टर अंश सिंघानिया का जोरदार तालियों से। आज वह हमें एक स्पीच देंगे। तालियों की गड़गड़ाहट वहां गूंज उठती है। तभी अनाया और आरती जल्दी से आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। तभी अनाया ने कहा, थैंक गॉड हम सही वक्त पर आ गए। तभी आरती ने चिढ़ते हुए कहा, वरना वह खुद बुद्धा हमारी जान ले लेता, अपना बोरिंग लेक्चर सुना सुना कर। अनाया हंस देती है, किसी को पता भी नहीं चला। अनाया अपना पूरा फोकस करते हुए स्टेज की तरफ देखने लगती है। तभी तो होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है, प्लीज मिस्टर सिंघानिया कम ऑन द स्टेज। तभी अनाया और आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगती है, फिर अविश्वास से स्टेज की तरफ देखती हैं और फिर अपनी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे कह रही हूँ। एक दूसरे को इशारा करते हुए मन ही मन कहती है, यार ये अंश सिंघानिया है। अनाया ने धीरे से कहा,
जिससे मैं सुबह गलती से टकराई थी वह मिस्टर सिंघानिया है। आरती ने हैरानी से कहा, ओ गॉड, हम जिससे मिले थे वह कोई और नहीं, द ग्रेट अंश सिंघानिया, बिजनेस इंडस्ट्री का बादशाह। अब क्या होगा अनाया, मैंने उसके बारे में सुना है, ये बहुत ही गुस्सा है, खड़ूस स्वभाव वाला है। पर अनाया को तो जैसे आरती की आवाज सुन ही नहीं रही थी। वह तो बस एक तक स्टेज की तरफ देखे जा रही थी। अनाया कहीं खोई खोई सी लग रही थी। लगभग इवेंट खत्म होने वाला था और अनाया को होश आता है कि वह कहाँ है। ये याद आते ही अनाया अपने सिर पर मारते हुए कहती है, अनाया ये तुझे क्या हो रहा है। तभी वह अपने ख्यालों से बाहर आती और देखती है कि शावर अभी भी चल रहा है। वह अभी भी बाथरूम में ही थी और खुद से ही कहती है, उस दिन तुझे अंश सिंघानिया से प्यार हो गया था। अनाया, उस दिन तुझे अंश सिंघानिया से प्यार हुआ था। उसने कहीं सुना था कि लव एंड फर्स्ट साइट क्या होता है। उसे भी तो अंश से लव एंड फर्स्ट साइट ही तो हुआ था। और फिर खुद का मन ही मन मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू अभी भी अंश सिंघानिया से प्यार करती है। सब कुछ हो जाने के बाद भी तू जल्दी उसे डिवोर्स देने वाली है। अनाया, तुझे जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर रेडी करवा लेना चाहिए। तभी वह शावर बंद कर देती है और बाथरूम पहनकर बाहर आ जाती है। ड्रेसिंग टेबल पर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ एक लड़की ने कॉल पिक किया। तभी दूसरी तरफ से किसी लड़की ने कहा, क्या हुआ, मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ। मैं अभी ऑफिस वर्क में बिजी हूँ। तू बता, तूने कॉल क्यों किया। तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई। तभी अनाया ने कहा, मैंने तुझे डिवोर्स पेपर के बारे में कुछ बोला था, क्या उनका काम हुआ। तभी दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, हाँ काम हो गया। ठीक है, फिर मैं डिवोर्स पेपर लेने के लिए तेरे पास आ जाती हूँ। इतना कहने के बाद अनाया कॉल कट कर देती है और अपने लगेज से कपड़े निकालती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तभी मेड ने सुहाना को देखा और बोली, गुड आफ्टरनून मैम। सुहाना चौंक कर कहती है, आफ्टरनून क्या। फिर अनाया अपने वॉच की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है। फिर वह खुद से ही कहती है, अनाया तू लेट हो गई ऑफिस के लिए। आज तो छुट्टी हो गई। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, मैंने तो ऑफिस में कोई लीव भी सबमिट नहीं की और ना ही किसी को इनम किया। तभी मेड माला ने अनाया को आवाज देते हुए कहा, मैम आपका लंच रेडी है। अनाया ने कहा, आप लंच अरेंज करो, मैं बस अभी आई। वह अपने कार की भूल गई थी। उस लेने के लिए बहुत दोबारा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही उसे कुछ याद आता है और वह घूमकर मेड से पूछती है, आपके सर कब गए। मेड ने कुछ सोचते हुए कहा, वह तो करीबन सुबह के 6 बजे चले गए थे, वह ऑफिस के लिए निकल गए थे। अनाया ने धीरे से कहा, ओ। अनाया ऊपर की तरफ जाने लगी। वह थोड़ा सा लंगड़ा रही थी क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसने अपना एक हाथ कमर पर रखा। उसकी पूरी बॉडी में भयंकर दर्द हो रहा था। अनाया कमरे में जाकर अपनी चाबी लेकर वापस नीचे आ जाती है और फिर डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगती है। वह अपना वेजिटेबल सूप पी रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता है और उसे एक कॉल आता है। अनाया ने कॉलर आईडी देखी और फोन पिक कर लिया। अनाया ने जैसे ही फोन अपने कानों से लगाया, उसके कानों में चीखने की आवाज आती है। उसका सिर घूम जाता है और वह अपना फोन कान से दूर करते हुए बोलती है, बोल आरती, तूने किस लिए कॉल किया और तू इतना चीख क्यों रही है। यार मम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। कल घर देर से पहुंची थी ना, इसलिए तू मम्मी से बात करना और बोलना कि मुझे बाहर जाने दे। मुझ मासूम बच्ची पर कितना जुल्म हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वह तेरी बात जरूर सुनेंगी। तभी आरती की मम्मी उससे फोन छीन लेती है और आरती को घूरते हुए कहती है, अच्छा मेरी ढीठ बेटी। तभी आरती की मम्मा ने अनाया से कहा, अनाया ये लड़की कितनी बदतमीज है, इतनी बिगड़ गई है, मेरी कोई बात नहीं सुनती, इसलिए आज मैंने इसे घर में बंद कर रखा है। अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही आरती की मम्मा ने उसे फोन करते हुए कहा, अगर तूने इस बिगड़ेल का पक्ष लिया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगी, ओके। तभी अनाया ने कहा, ओके आंटी मैं कुछ नहीं करूंगी, वैसे भी ये बहुत बिगड़ गई है, आप इसे सुधार सकती हैं। आरती अनाया की बात सुनकर चिढ़ जाती और बोलती है, तुझ जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। तभी आरती की मम्मी हंसने लगती है। आरती की मम्मा ने कहा, अनाया बेटा घर आ जाओ, वैसे भी शादी के बाद से तुम गायब सी हो गई हो। अनाया बेटा आज तू घर आ जा, वैसे भी शादी के बाद तू तो हमारा घर भूल ही गई है।
हमें भी भूल गई है। तभी अनाया ने कहा, ऐसा नहीं है आंटी, आज मैं आपके घर पर जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। तभी आरती की मम्मा ने कहा, बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने देने के लिए, अभी फोन रखती हूँ। मैं आज अपनी बिगड़ेल बेटी को सबक सिखा कर रहूंगी। ओके बाय बेटा। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। लगभग अनाया का सूप खत्म हो चुका था। वह अपने चेयर पीछे कर कर उठती है और मेघमाला की तरफ देखकर बोलती है, आज मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरे हिस्से का डिनर मत बनाना। मेघमाला ने जवाब में कहा, ओके मैम। अनाया अपना हैंडबैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है और अपनी कार में बैठकर आरती के घर के लिए निकल जाती है। आरती का घर लगभग 2 घंटे की दूरी पर था, लेकिन कार से केवल 1 ही घंटा लगता था। अनाया जल्दी आरती के घर पहुंच जाती है। आरती उसे देखते ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाती है और भागी भागी आकर उसे एकदम से गले लगा लेती है। तभी अनाया भी पलटकर उसे गले लगा लेती है। आरती उसे और जोर से हक करती है। तभी अनाया की आह निकल जाती है। तभी आरत उससे जल्दी से अलग हो जाती है। सभी आरती में परेशानी से कहा, क्या हुआ अनाया? अनाया ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही। आरती ने गुस्से से अनाया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगी। अनाया ने कहा, आरती कुछ नहीं हुआ, छोड़ना। तभी आरती ने गुस्से से सुहाना को देखते हुए कहा, जस्ट शट इट, अपना मुंह बंद कर। आरती सुहाना को कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है और अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाती है और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, अपनी शर्ट रिमूव कर। अनाया ने कहा, आरती कुछ नहीं हुआ है, तू ऐसे ही परेशान हो रही है, इतना भी कुछ नहीं है। तभी आरती ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा कुछ नहीं है, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। जल्दी से अनाया के शर्ट के कुछ बटन खोलकर उसे शीशे के सामने जाकर खड़ा कर देती है। अनाया की नजरें शर्म से झुक जाती है। अब क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों बंद हो गया? अनाया अपना से नीचे झुका लेती है और आरती गुस्से से कहती है, अगर आपका हो गया हूँ मैडम, तो मैं दवा लगा दूं। तभी अनाया ने कहा, अगर मैं तुम्हें तुझे मना कर दूंगी तो क्या तू रुक जाएगी? आरती ने अडियल अपना दिखाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आरती ने अनाया के कंधे पर स्वेलिंग को देखते हुए कहा, तेरा पति है या दुश्मन?